साथियों, जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, आप सभी से 2-3 विषयों पर कुछ चर्चाएं करनी थी, कुछ बात आप तक पहुंचानी थी, जिसके लिए मैं आप सबसे मुखातिब हुआ हूं। 2-3 विषय हैं। एक तो कल जो आंदोलन हुआ है यूजीसी के जो नियम परिवर्तन हुए हैं उसके समर्थन में। दूसरा, जो संकल्प यात्रा चल रही है बाबा साहब की स्टैच्यू लगाने के लिए हाई कोर्ट में, उसके विषय में। और तीसरा, बाबा साहब की स्टैच्यू क्यों ग्वालियर में लगना चाहिए और उसका क्या महत्व है हम बहुजनों के लिए, उसके विषय में। और चौथा, एक नया आडंबर और पाखंड की दुकान जो खुलने जा रहा है इस मध्य प्रदेश के अंदर डबरा में नवग्रह मंदिर के नाम से, उस विषय में। सबसे पहले तो मैं कल हुए आंदोलन के बारे में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील बैरसिया जी और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी बधाई देता हूं कि निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ लड़ने की जो लड़ाई है उसमें काफी बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता साथी पहुंचे और उन्होंने यूजीसी के समर्थन में ऐसा आंदोलन हमारे भीम आर्मी के साथियों ने कल किया जैसा पूरे देश में अभी तक कहीं नहीं हुआ था। 11 तारीख को परसों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी दिल्ली में जंतर मंतर पे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और उसी श्रृंखला में कल 12 तारीख को भीम आर्मी के तत्वाधान में, आजाद समाज पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन किया गया। लेकिन उस आंदोलन में 2-3 बहुत गंभीर विषय हैं। सबसे पहला विषय तो यह है साथियों कि जब भीम आर्मी के साथी ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उस समय भीम आर्मी के हमारे साथियों के द्वारा जब ये जिद की गई कि मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन देने जाएंगे, तो पुलिस का जो व्यवहार था वो निश्चित रूप से ठीक नहीं था। पुलिस ने ना सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया बल्कि लाठीचार्ज करने का भी काम किया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को चोटें लगी। बहुत सारे कार्यकर्ता ना सिर्फ लाठी से घायल हुए बल्कि उससे भी गंभीर विषय यह है, मैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर साहब से कहता हूं, सुनिए मिस्टर पुलिस कमिश्नर भोपाल महोदय, आप सुने इस बात को कि जो वेग था पानी का, जब पानी की वर्षा की जा रही थी हमारे साथियों पे उनको तितर बितर करने के लिए या रोकने के लिए, तो क्या पानी का वेग इतना तेज होना चाहिए कि उसके प्रेशर से कार्यकर्ता उड़ के सड़कों पे गिरे, उनको चोटें लगे। हमारे पार्टी के कुछ नेताओं को भी चोटें लगी हैं। मैंने देखा भाई विनोद अंबेडकर जी को, भाई सुनील अस्ते जी को, हमारे भाई राय सिंह बौद्ध साहब को और बहुत सारे 5-6 और 10 कम से कम और कार्यकर्ता ऐसे होंगे जिनको गंभीर चोटें आई हैं। और चोटें सिर्फ लाठीचार्ज से नहीं लगी, लाठीचार्ज से जो चोटें लगी हैं वो तो लगी ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चोटें उन लोगों को भी लगी हैं जिन पे सीधी पानी की बौछार पड़ी और पानी की बौछार का वेग इतना तेज रखा हुआ था। तो क्या यहां भी जातिवाद है? पुलिस कमिश्नर भोपाल बताएं किनकी ड्यूटी आपने लगाई थी? जिनकी भी ड्यूटी आपने लगाई थी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी वहां पे थे, उनसे जरूर यह सवाल पूछा जाए कि किस उद्देश्य के साथ अगर आप आंदोलनकारियों को रोकना चाहते थे तो पानी की बौछार कर सकते थे। क्या इतनी तेज वेग से आप रोकते कि उस वेग के मारे लोग उड़ उड़ के दूसरी तरफ गिरे? अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती, अगर कोई हताहत तो कई लोग हुए हैं, लेकिन अगर प्रकृति ना चाहे कहीं कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता, कई लोगों के सिर में चोटें लगी हैं और अगर बुरी स्थिति बन जाती फिर क्या होता?
तो एक तो ये मैं इसकी निंदा करता हूं जो पुलिस की कल वहां व्यवस्था थी और पुलिस का जो व्यवहार था। दूसरी बात एक और स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, गिरफ्तार करके ले गए 1.5 घंटे 1 घंटे मुझे मेरे साथ पूर्व विधायक आरडी प्रजापति जी को, पार्टी के अध्यक्ष सत्येंद्र विद्रोही जी को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते जी को, भाई अनिल गुर्जर जी को, और मेरे साथ जिन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, आह्वान किया था, भाई सुनील बैरसिया जी को, और हमारे पार्टी के लगभग 100 के आसपास कार्यकर्ताओं को आप गिरफ्तार करके ले गए। और गिरफ्तार करते से ही प्रमुख नेताओं को जो वहां पे और लगभग हमारे 500,000 कार्यकर्ता थे उन पर लाठी चार्ज करने की चार्ज कर दिया। ये निंदनीय है। और उसके बाद जब हम लोगों को गिरफ्तार करके ले गए तो 1.5-2 घंटे घुमाते रहे। कहां ले जा रहे किसी को नहीं पता, पहले से पुलिस की कोई प्लानिंग नहीं थी। और ले जाके खजूरी थाने में बिठाल दिया, पानी तक की व्यवस्था नहीं। ये सौतेला व्यवहार करोगे आप आंदोलनकारियों से? कोई कानूनी अपराधी था, कोई मुजरिम था, आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं हम लोग। जब नेताओं को, राजनीतिक लोगों को अगर किसी आंदोलन में गिरफ्तारी की जाती है तो चाय पानी से लेकर खाने तक की व्यवस्था की जाती है। क्या कारण था, क्यों इतना समय लगाया गया? और मैं पूछना चाहूंगा, ज्ञापन लेने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं आया? अगर मुख्यमंत्री के यहां नहीं जाने देते तो मुख्यमंत्री के यहां से कोई प्रतिनिधि आना चाहिए। ये क्या परंपरा डाल रखी है कि दे दो पुलिस के एसीपी डीसीपी को ज्ञापन? मैं इसकी निंदा करता हूं। ये तरीका ठीक करना चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान से चलने वाला देश है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी आपसे कहूंगा कि जो सरकारें आंदोलनकारियों का दमन करती हैं, उनकी आवाज को दबाती हैं, वो सरकारें एक दिन उखड़ के फेंक जाती हैं। और जो बड़े पदों पर बैठे मुख्यमंत्री मंत्री होते हैं, अगर नौकरशाहों की बातों में आके खुश होते रहते तो उनको जमीन उनकी कब खिसक जाए पता भी नहीं चलता। ये व्यवस्थाएं करिए। एक बात और कहूंगा, आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए कौन से स्थान देता है भोपाल का प्रशासन? रोशनपुरा चौराहा नहीं दोगे, बोर्ड ऑफिस चौराहा नहीं दोगे, जो मुख्य चौराहे होते थे वो नहीं दोगे। अगर कोई 200-500 लोगों को इकट्ठा, हम लोगों के पास तो बहुत संख्या रहती है इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार तो उनको भी है जिनके पास 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। धरना देने का अधिकार उनको भी है किसी मुद्दे पे। तो ऐसे लोगों को आप भेज देते हो कि जाओ BHEL दशहरा मैदान। कैसे वहां बैठेंगे, क्या करेंगे? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आंदोलन को दबाने की एक गलत कोशिश है और इसकी मैं निंदा करता हूं। मैं कहूंगा भोपाल के पुलिस कमिश्नर से, और अगर कोई और जिम्मेदार अधिकारी इसका निर्णय तो लेना चाहिए, लेकिन शहर के प्रमुख स्थानों पर, प्रमुख चौराहों पर जहां पे स्पेस पर्याप्त है, जगह पर्याप्त है, वहां पे धरना प्रदर्शन की अनुमति देना शुरू करें। अन्यथा फिर हम इसी के लिए आंदोलन करेंगे, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन कल के आंदोलन में जो रवैया रहा पुलिस का, मैं उसकी निंदा करता हूं। भाई सुनील बैरसिया जी और उनकी टीम को पुनः बधाई देता हूं। वाटर कैनन और लाठियां भी नहीं रोक पाई और नहीं रोक पाएंगे। ये बाबा साहब के संविधान को मानने वाले कांसीराम साहब के फॉलोवर और चंद्रशेखर आजाद की फौज है। ये दामोदर मंडल के साथी है। ये हमारे एक एक नेता लड़ सकता है, बिट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। हमारी लड़ाई है कि हर हाल में यूजीसी में हुए परिवर्तन नियमों को लागू किया जाए। इस आंदोलन के माध्यम से आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो संदेश दिया, कल हमने भी वही संदेश दिया और आज फिर कह रहा हूं, इस देश की उच्चतम न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है हमारा कि इस देश के 90% बहुजनों की भावना आप तक पहुंचे, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि SC ST के साथ साथ OBC को भी संरक्षण की जरूरत है। उनके साथ भी जातिगत घटनाएं हो रही हैं, और अगर जातिगत घटनाएं OBC के साथ नहीं हो रही होती, कुछ लोग कह रहे हैं OBC को क्या जरूरत, अहीर को, गुजर को, जाट को क्या जरूरत, कुछ लोग कह रहे हैं यादव तो बहुत ताकतवर कौम है, इनको क्या जरूरत। तो जरा इस बात का जवाब दे दो मनुवादियों। एक यादव मुख्यमंत्री बैठा है मध्य प्रदेश में,
फिर भी रीवा के अंदर रोहित यादव की चोटी उखाड़ ली गई कि नहीं, 1.5 फीट लंबी चोटी, ये कहते हुए कि तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का अधिकार है क्या? एक कुशवा को पैर धुल के पिला दिया गया पानी के नहीं। दोनों ही जातियां ओबीसी की हैं, दोनों ही जातियां बहुसंख्यक है, दोनों ही जातियां सक्षम है। एक गुर्जर का मर्डर कर दिया गया कि नहीं, एक छोटी सी बात पे भिंड के अंदर एक मंत्री के समधी के द्वारा। तो यादव गुर्जर कुशवाओं के साथ घटनाएं देख ली, पालों के साथ घटनाएं देख ली। कुर्मी को कथा वांचने से रोका गया, लोधी को रोका गया कि नहीं रोका गया? कौन सी जातियों की बात कर रहे हो? पिछड़े वर्ग की जातियों को भी मैं समझता हूं कि एट्रोसिटी का पावर मिलना चाहिए। इन सरकारों के अंदर कम से कम जो मनुवादी सरकारें हैं, उनका असली चेहरा अब सामने आने लगा है। इसलिए यूजीसी के लिए हम लड़ेंगे और हर हाल में यूजीसी के नियमों में जो परिवर्तन हुआ है उसको लागू करा के ही रहेंगे। ये आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भाई विनय रतन जी, भाई भाटी जी और सभी साथियों ने निर्णय किया है। और मैं गर्व से कहता हूं, मेरे ओबीसी के भाइयों जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, वो यूजीसी का विरोध नहीं, आप ओबीसी के भाइयों का विरोध है। चाहे दिग्विजय सिंह जी का बेटा जयवर्धन कर रहा हो, चाहे जीतू पटवारी की कांग्रेस मौन बैठी हो, और भारतीय जनता पार्टी की तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वो तो है ही मनुवादी सोच के, हमारे विरोधी लोग हैं, उनकी तो सोच ही कैसी है बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि इस देश में एक नेता ऐसा है, आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी। इतने सांसदों में किसी की जुबान नहीं खुली, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने खुलेआम सड़कों पर लड़ने का भी निर्णय लिया, सदन में भी लड़ने का निर्णय लिया और अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि देश भर में आंदोलन चलाओ और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये संदेश पहुंचाओ कि इस देश के 90% बहुजनों की सोच यूजीसी के मुद्दे पे क्या है। हम यूजीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट पुनः इसकी सुनवाई करेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक ये खबर पहुंच चुकी होगी और अभी भी पहुंच रही होगी कि निश्चित रूप से इस देश के अंदर 3% लोग, 1 दर्जन मुट्ठी भर लोग खड़े होकर जो आंदोलन कर रहे थे, वो देश की भावना नहीं। देश की भावना यह है जो 1.5 करोड़ में से 150 करोड़ में से 125 करोड़ लोगों की सोच है कि यूजीसी के अंदर जो नियम परिवर्तन हुए उनको लागू रहना चाहिए। अब इस मुद्दे पे हमारी अगली रणनीति भी है। कल ही मैंने कहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी से, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं से कि अगले आंदोलन की भी जल्दी घोषणा करें। पहले देखें 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते बाद हम अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। फिर से भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इस बार हजारों की संख्या में नहीं, 1,000 नहीं आएंगे, 50,000, 25,000, 1 लाख, देखते हैं कितने आते हैं। लेकिन यह तय मानिए कि जितने अभी आए थे उससे 20 गुने आएंगे, कम से कम 25 गुने आएंगे, उससे कम नहीं आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और हमारा उद्देश्य दबाव बनाना नहीं, हमारा उद्देश्य संदेश देना है कि इस देश के बहुजनों की इच्छा क्या है। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए मैं पार्टी के हमारे नेता साथी सुन रहे होंगे, कार्यकर्ता साथी सुन रहे होंगे और मीडिया के साथी सुन रहे होंगे, हमारी इस आवाज को पहुंचाएं कि हम पुनः आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और फिर से एक बड़ा आंदोलन यहां करने वाले हैं। दूसरा जो विषय है मेरे साथियों, जिन भी कार्यकर्ताओं को चोट लगी है कल और जो भी कार्यकर्ता परेशान हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं ये हमारी लड़ाई हक अधिकार की है, ये होगा। हम चोटें खाएंगे, पैर में खाएंगे, सिर में खाएंगे, लड़ेंगे, लाठियां खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के सपनों का भारत बना के रहेंगे। हमें गर्व है आप सब साथियों पे कि कल अगर थाने में भी बैठे तो भी आप 3-4 घंटे बैठे ही रहे, वहां से हिलने को तैयार नहीं हुए। और जब किसी पुलिस अधिकारी ने ऊंची आवाज में बात की तो संवैधानिक तरीके से उनको सबक भी सिखाने का और समझाइश देने का भी काम हमारे साथियों ने किया। मुझे गर्व है ऐसे भीम आर्मी के साथी, आजाद समाज पार्टी के साथियों पे, संविधानवादी साथियों पे और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की फौज पे और दामोदर यादव के साथियों पे मुझे गर्व है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिर आज से तैयारी में लग जाएं। हम सब साथी बैठ के जल्दी ही तारीख घोषित करेंगे और अगला आंदोलन ऐतिहासिक और इससे कम से कम 20-25 गुना बड़ा होगा। दूसरा जो विषय है संकल्प यात्रा का विषय, आप सब जानते हो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने के मामले को लेके इन वनवादियों ने कितना विवादित बना दिया। अरे भाई, मैं एक ही सवाल पूछता हूं, जवाब दे दें वहां जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो उनसे विरोध करवा रहे हैं, वो जवाब दे दें कि क्या 70 साल में कोई अपना बाप बदलता है क्या?
70 साल तक इस देश ने, आपने, हमने, जो विरोध करने वाले हैं उन सब ने भी भारतीय संविधान का रचयिता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना। और नहीं माना तो इसके पहले सवाल क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं उठाए? ये एक सोची समझी रणनीति है, एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। ये वर्ग संघर्ष कराने का एक षड्यंत्र है जो कुछ दल मिलकर लड़ रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये सरकारें कोशिश कर रही हैं और चाहती हैं कि वर्ग संघर्ष की स्थिति बने, लेकिन हम नहीं चाहते कि वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि हम महापुरुषों का अपमान सहेंगे। हर हाल में ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू की स्थापना होगी। फिर कह रहा हूं मोहन यादव जी, 14 तारीख का अल्टीमेटम है हमारी पार्टी का। या तो 14 तारीख के पहले निश्चित रूप से बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना कर दें ग्वालियर हाई कोर्ट में, नहीं तो हमारी संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दीक्षा भूमि नागपुर से संकल्प लेके हम सब निकले हैं साथी और जा रहे हैं फिर ग्वालियर। कल से फिर भोपाल से इसकी शुरुआत हो रही है, दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। कल भोपाल से दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे हम 9 मसाला रेस्टोरेंट से। कल 11 साढ़े 11 बजे से पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे और वहां से जो यात्रा की शुरुआत होगी, भोपाल में 4-5 जगह सभाएं रखी हैं, 2-3 दिन तक, 2 दिन तक भोपाल ही चलेगी, 14 में, 15 में, लेकिन 16 में फिर हम कूच करेंगे, ब्यावरा तक पहुंचेंगे। जगह जगह रास्ते में कार्यक्रम होंगे और ब्यावरा के बाद गुना की तरफ जाएंगे। राधोगढ़ भी मिलेगा रास्ते में, वहां बताएंगे कि यूजीसी का विरोध करना ओबीसी का विरोध करना है। वहां के यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, कुर्मी, किरार, कुशवाहा, पाल सबको बताएंगे कि मेरे भाइयों, जिनको तुम विधायक बनाते हो, राजा महाराजा आबा बाबा नकली, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, यूजीसी का नियम गलत बना है। अगर पिछड़ों के हक में एक नियम बन गया तो उनके पेट में दर्द होने लगा और ऐसे लोगों की अगली बार जमानतें जब्त करवाना है, ये बताने के लिए जाएंगे। देखेंगे किनके किले, किनके महल। अभी भी कह रहा हूं, मनुवादी व्यवस्था से बाहर निकल आओ, हमारी तुम्हारी कोई बुराई नहीं है। संविधानवादी बन जाओ, पिछड़ों को मूर्ख बनाना बंद करो, SC ST के लोगों का शोषण बंद करो, हमें हमारा हक अधिकार दे दो, हमारी तुम्हारी कोई बुराई नहीं है। तो संकल्प यात्रा वहां भी पहुंचेगी, शिवपुरी भी पहुंचेगी और पिछोर में जाके संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का समापन होगा। तीसरा चरण बुंदेलखंड का बना है, जो संभवतः कल घोषित कर दिया जाएगा, जो 25 तारीख से लेके 1 तारीख तक रहेगा, जिसमें सागर भी होगा, दमोह भी होगा, पन्ना भी होगा, छतरपुर भी होगा, धीरेन्द्र शास्त्री का कहीं ठिकाना मिलता है रास्ते में आडंबर का, वहां भी होगा। और उसके बाद टीकमगढ़ के बाद निवाड़ी भी जाएंगे, जहां हमारी भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष को बंद कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, वहां पे जाके आंदोलन और बड़ी सभा करने का काम भी करेंगे। वो तीसरा चरण होगा यात्रा का, जो 25 तारीख से लेके और 1 तारीख तक चलेगा। लेकिन जो चौथा चरण होगा 11 मार्च से दतिया से शुरू होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क से माला पहना के निकलेंगे और गोरा घाट में जहां 10, 25, 50 हजार हमारे संविधानवादी सब एकत्रित मिलेंगे, वहां से फिर पैदल सभा करके पैदल मार्च करेंगे और जाएंगे ग्वालियर हाईकोर्ट तक। मानवर साहब कांसीराम जी की जयंती पे वहां पहुंच के बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। हम फिर कह रहे हैं मोहन यादव जी की सरकार से, ग्वालियर के प्रशासन से, तत्काल प्रभाव से बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करें। कोई टेक्निकलिटी में फंसाने की जरूरत नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश की मंशानुरूप रजिस्ट्रार ने ऑर्डर किया और सब बन के तैयार हो गया, तो बिल्डिंग कमेटी की टेक्निकलिटी में फंसा के रोकने की आवश्यकता नहीं है। ये इस देश के 125 करोड़ लोगों की भावना, सम्मान और हक अधिकार की बात है। बाबा साहब की स्टेच्यू सिर्फ स्टेच्यू नहीं, बल्कि आज 2026 के अंदर हम कितना हक अधिकार अपना ले सकते हैं संविधान के अनुसार, ये सिद्ध करने की बात है। और ये हम सिद्ध करके रहेंगे कि बाबा साहब के बच्चे संविधान की रक्षा भी करना जानते हैं और बाबा साहब का सम्मान भी करना जानते हैं, और जो बाबा साहब का अपमान करे उसको संवैधानिक तरीके से लेकिन ठिकाने लगाना भी जानते हैं। इसलिए हम आ रहे हैं ग्वालियर। संकल्प यात्रा की तैयारी में सारे साथी जुड़ जाएं। कल भोपाल से संकल्प यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 11 बजे 9 मसाला रेस्टोरेंट सारे साथी पहुंचे, वहां से यात्रा की शुरुआत कराएं। 2 विषय के बाद तीसरा विषय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।
ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर स्टेच्यू लगाने का मैंने जब आह्वान किया, क्योंकि हमारे पुराने साथी लड़ रहे थे, हमारे वहां के साथी राय सिंह बौद्ध, मकरंद बौद्ध जो जेल भी गए, और बहुत सारे साथी लड़ रहे हैं बराबर लड़ाई, लाठी भी खाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाते हुए सम्मान बचाने का काम करने के लिए तैयार है। और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जब मैंने कह दिया कि स्टेच्यू नहीं लगा रहे हैं, तो अब हम स्टेच्यू लगाने के लिए आंदोलन चलाएंगे, और निकले नागपुर से तो कुछ लोग बोल पड़े आने नहीं देंगे दामोदर यादव को। दामोदर यादव में दम है तो ग्वालियर आके दिखाए। दामोदर यादव में तो बहुत दम है। स्टेच्यू के लिए रोकोगे? अगर हम संविधानिक लोग संविधान की चिंता नहीं करते ना, तो हम बहुजन लोग तुम्हारे छत पे आके बाबा साहब की स्टेच्यू लगाए आएंगे। ग्वालियर हाईकोर्ट तो छोड़ो, लेकिन हम संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा हो, हम भी करें और तुम भी करो। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे और संविधान को तोड़ने का काम करोगे, तो तुमको सुधारना जानते हैं बहुजन लोग, और सुधारेंगे। आ गया मैं ग्वालियर, और फिर आऊंगा ग्वालियर, क्योंकि ग्वालियर आना मेरा संवैधानिक अधिकार है, और तुम मुट्ठी भर लोगों की हैसियत नहीं कि हमें रोक पाओ। कहीं भी देश में नहीं रोक सकते। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने बाद में बयान दिए कि हमने ग्वालियर का नहीं कहा था, हमने तो हाई कोर्ट का कहा था। दामोदर मूर्ख नहीं है कि तुमने कहा हाई कोर्ट का, तो आज हाई कोर्ट पहुंच के दिखा दे। पहुंचूंगा संवैधानिक दायरे में रहते हुए, संवैधानिक तरीके से, और लगाएंगे बाबा साहब की स्टेच्यू। ये बाबा साहब ने ही अधिकार दिया है, और तुम जो काला कोट पहन के कर रहे हो बाबा साहब का अपमान, ये तुम बाबा साहब का अपमान करके इस दुनिया में सबसे घृणित कार्य कर रहे हो। तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, तुम्हारे घर परिवार के लोग जो न्यायपालिकाओं में बैठे हैं, वो भी बाबा साहब के संविधान की बदौलत बैठे हैं। समय है, अभी भी सुधर जाओ। किसी गलतफहमी में मत रहो। किसी आटी पार्टी की हैसियत नहीं कि तुम्हें टिकट दे दे और चुनाव लड़ा दे, क्योंकि बाबा साहब के विरोध की तोहमत कोई नहीं झेल सकता। किसी की हैसियत नहीं है, चाहे मोदी जी की पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी जी की हो, किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन कर लो जो करना है, सुधर जाओ तो बेहतर होगा, नहीं तो हमारे लोग संवैधानिक तरीके से सुधारने का काम करेंगे। लेकिन हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर में स्थापित करेंगे। ये हमारे हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान का विषय है। इसके पे किसी प्रकार का हम समझौता नहीं करेंगे। एक और विषय है, जब मैं कहता हूं कि इस मध्य प्रदेश का अगर कर्जा दूर करना है, तो मैं फिर कहूंगा मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, महाकाल की नगरी से निकले कृष्ण वंशज, जातिगत गालियां दी जा रही हैं आजकल आपको। यूजीसी के मुद्दे पे उन नरेंद्र मोदी जी को जो हिंदू सम्राट कहलाते थे, हिंदू हृदय सम्राट, कौन है? नरेंद्र मोदी जी। यही बीजेपी आरएसएस के लोग कहते थे, यही हिंदूवादी संगठन के लोग कहते थे। और जैसे ही यूजीसी के नियम में परिवर्तन हो गया, तो तेली तब हो रही, पोस्टर पे जूते मारे जा रहे हैं, बोल रहे हैं तेलियों की हैसियत ही ये होती है। एक मिनट में हिंदू से निकल के उनकी जाति सामने करके उनकी हैसियत और दिलाने की कोशिश करने लगे। ऐसा ही मोहन यादव के बारे में, मोहन यादव जाओ जाके अपनी भैंस चराओ। जब कहा डंके की चोट पे आरक्षण देंगे, मोहन यादव ने कह दिया तो भैंस पे बिठाल के, और क्या क्या नहीं लिख दिया, क्या क्या नहीं बोल दिया। हीर है तुम्हारी, यही औकात है, तुम्हारा मूल काम यही है। और फिर क्या कह दिया शिवराज सिंह चौहान ने, जब कह दिया कि कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छू सकता, तो मां बहन की गालियां इसी रोशनपुरा चौराहे पे मुट्ठी भर लोगों ने खड़े होकर देने का काम किया, और जगह जगह गालियां दी, और कहा तुम किरार हो, तुम्हारी यही हैसियत है, तुम बखर चलाओ, जाओ हल चलाओ खेतों में, तुम्हारी मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने की हैसियत नहीं। अरे मेरे भाइयों, जो हिंदू हिंदू की बात करते थे, उनका यूजीसी के मुद्दे पे चेहरा उजागर हो गया। कुमार विश्वास, पूरा हिंदू एक, कुमार विश्वास कहते थे, अब कह रहे हम अभागे सवर्ण हैं। अभागे सवर्ण, ऐसा अभागा सवर्ण जो चार्टेड प्लेन में यात्राएं करता हो, जिसकी अर्दली में दर्जनों लोग रहते हो, वो अभागा सवर्ण है। वो धीरेन्द्र शास्त्री चुप है, जो हिंदू एकता के नाम पे पूरे दिल्ली से लेकर छतरपुर तक निकले थे, अब यूजीसी के मुद्दे पे मौन हो गए। बोले ना अगड़ा है ना पिछड़ा है। अगड़ा पिछड़ा नहीं है तो चोटी क्यों उखाड़ रहे तुम्हारी बिरादरी के लोग भाई?
जवाब है धीरेन्द्र शास्त्री। वो प्रदीप मिश्रा भी चुप है, सारे आडंबरी पाखंडी चुप है, और इन लोगों की वो गुरु भी चुप है जो अपने आप स्वयंभू जगत गुरु बने बैठा है। क्या नाम है, मैं उनका नाम भी भूल जाता हूं, वो भी चुप है। तो मेरे वो पिछड़े वर्ग के लोगों, SC ST के भाइयों, समझो कि तुमको चुनावी हिंदू, राजनीतिक हिंदू बनाया जाता है। अपनी जाति की श्रेष्ठता बता के तुमसे गुलामी करने के लिए तुम्हें हिंदू बनाया जाता है। इसलिए जरा सोचो कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है। मानवता धर्म इस दुनिया में, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए दामोदर यादव गर्व के साथ कहता है कि मैं मानवतावादी धर्म का व्यक्ति हूं। एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, डबरा के अंदर नवग्रह मंदिर बना, जब से मंदिर बन रहा है क्या आंख बंद करके बैठा है वहां का कलेक्टर और SDM? जिसके नाम से लीज थी, दो भाइयों में से एक ने कंप्लेंट कर रखी है कि गलत तरीके से लीज करा ली गई है, दान करा दिया गया है। क्या लीज की जमीन कोई किसी को दान कर सकता है? हजारों करोड़ की जमीन जिसकी कीमत हजारों करोड़ में हो, शुद्ध भूमाफियागिरी, भूमि का घोटाला किया जा रहा है। पूर्व गृह मंत्री अब जब किसी पावर में नहीं बचे, कोई सत्ता में पद नहीं बचा, तो भगवा चोला पहनने के लिए उन्होंने एक नवग्रह मंदिर का पूरी आडंबर नौटंकी करने का काम किया। और क्या कहा गया? ये कहा गया कि 9 ग्रह एक जगह बैठेंगे तो सुख आएगा, शांति आएगी, समृद्धि आएगी। अरे मेरे भाइयों, अच्छे कर्म करने से सुख समृद्धि आती है, और नहीं तो यही नरोत्तम मिश्रा जी क्यों हार गए दतिया से चुनाव? इतनी ही सुख समृद्धि लाने वाले पूजा पाठें करते हैं तो। और देख लो, जब नवग्रह का मंदिर की शुरुआत हुई तो क्या हो गया? अरे जमीन का घोटाला भूमाफियागिरी के उद्देश्य से किया सो किया, धीरेन्द्र शास्त्री, प्रदीप मिश्रा को उसमें इन्वॉल्व किया सो किया, वो तो होना ही है क्योंकि ये सब भूमाफिया है। लेकिन उसके अलावा और क्या किया? जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी 2 दिन पहले, तो प्राण प्रतिष्ठा में महिलाओं को भर भर के लाया गया। काहे के लिए लाया गया? संख्या दिखाने के लिए कि देखो कितनी बड़ी संख्या हमारे साथ है। एक साड़ी के लालच में, एक कलश के लालच में। और मेरी नारी शक्तियों, आपसे भी कहना चाहता हूं, कब तक मूर्ख बने रहोगे इन आबाओ बाबाओं के चक्कर में, इन पाखंडियों के, आडंबरियों के चक्कर में? कब तक मूर्ख बने रहोगे? मत मूर्ख बनो, अपने मां बाप की सेवा करो और अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, सारी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ खड़ी होंगी। चली गई वहां पे वो हमारी महिला, कोई साहू परिवार से थी, उनकी मौत हो जाती है। कितना दुखद है। ये दावा करते हैं प्राण प्रतिष्ठा, प्राण डालते हैं, प्राण पत्थर की मूर्ति में। पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने वाले लोगों, कभी जीवित किसी अच्छे भले आदमी में प्राण डाल पाओगे? मृत आदमी में? और इतनी प्राण प्रतिष्ठा करने की तुम्हारी हैसियत है, जादू टोने हैं, चमत्कार है, ईश्वरीय शक्ति है, तो वो जो साहू परिवार की महिला खत्म हुई है, रति साहू, उनके मृत शरीर में प्राण डाल देते, दामोदर तुम्हारे शरणम गच्छामी हो जाता। नहीं तो बंद करो ये नौटंकियां। और एक घटना हुई और उससे शांति नहीं मिल पाई, और अगले ही दिन दूसरी घटना हो जाती है। प्रदीप मिश्रा जो कहते हैं बेलपत्र चढ़ाने से बच्चे पास हो जाते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही प्रदीप मिश्रा की कथा में किसी की हृदय गति रुक जाने से दूसरी महिला की मौत हो जाती है। अगर ये नवग्रह या ग्रह कुछ होते हैं, अगर कुछ होते हैं, मैं विश्वास नहीं करता, तो फिर नरोत्तम मिश्रा वो तुमसे बहुत नाराज है, जितने भी ग्रह तुमने बिठा ले भाई। और अगर नहीं होते हैं तो फिर क्यों मूर्ख बन रहे हो मेरे भाइयों? बड़ा स्पष्ट हमारा नवग्रह मंदिर पे स्टैंड है। मोहन यादव जी, आपसे हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से उस जमीन को, सरकारी जमीन को सरकार वापस ले, लीज को समाप्त करते हुए, और जितने भी 420 की है जो ट्रस्ट ने करवाई है और जिनने गलत तरीके से उसको दान लिखा है, उन पे 420 का केस लगा के इनको जेल भेजें, जमीन को वापस लें, और जो बिल्डिंग बनी है वहां पे जनता के पैसे से जो भ्रष्टाचार करके कमाया और नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में करने की कोशिश हो रही है, उसका सही उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए उस पूरी बिल्डिंग को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी उसके अंदर खोल दी जाए जो बच्चों की शिक्षा के लिए हो।
अभी अंधकार का ठिकाना बनाया जा रहा है, अज्ञान का ठिकाना बनाया जा रहा है, अंधविश्वास का ठिकाना बनाया जा रहा है। उसको ज्ञान का और प्रकाश का ठिकाना बनाना या एक केंद्र बनाना, यह मध्य प्रदेश की सरकार और मोहन यादव की जिम्मेदारी है। ये उनसे अपेक्षा है, ये उनसे मांग है। नहीं तो मेरी स्पष्ट चेतावनी है, अगर सरकार ने कुछ नहीं किया सत्ताधारी भाई मित्र के दबाव में, तो दामोदर यादव मंडल स्पष्ट तौर पर कहता है, देखेंगे, हम इंतजार करेंगे 15 दिन। हमारी यात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो फिर एक यात्रा इसी के लिए करेंगे। बहुत मंदिर की राजनीति करते रहे आप लोग, लेकिन अब मंदिर की राजनीति नहीं होगी, धर्म की राजनीति नहीं होगी। अब हक अधिकार की बात होगी, संविधान की बात होगी, और उस जो बिल्डिंग है उसके अंदर जाके यूनिवर्सिटी खोलने के लिए काम करेंगे। अगर नहीं मानेगी सरकार तो एक नहीं 25 आंदोलन चलाने का काम करेंगे। ये हमारा स्पष्ट स्टैंड है। और जो मौतें वहां पे हो रही है, आयोजकों पे एफआईआर होना चाहिए। कभी धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पंडाल में गिर जाता है कोई, वहां मौत हो जाती है। कभी प्रदीप मिश्रा के यहां घटना हो जाती है, कभी नरोत्तम मिश्रा के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में घटनाएं हो रही हैं। अरे राजनीतिक लोग, संवैधानिक लोग एक धरना प्रदर्शन करें तो अनुमति की जरूरत है, और उनसे लिखाया जाता है कि इसमें घटनाक्रम होगी तो आपकी जवाबदेही होगी। फिर इस तरह के कार्यक्रमों में किसकी जवाबदेही होगी भाई? हर तरह के धार्मिक आयोजन में, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, चाहे बुद्धिस्ट का हो, चाहे किसी का भी हो, उसकी सूचना पहले से होना चाहिए और प्रशासन को उसकी जांच करके कायदे से अनुमति देना चाहिए। और जवाबदेही आयोजक की तय होना चाहिए। अगर उसने 500 की संख्या लिखी है और 5000 हो जाती है तो उसकी जवाबदेही, अगर वहां कोई घटना घट जाती है तो। इसलिए जो रति साहू की जान गई है उसके लिए भी, और परसों जो घटनाक्रम हुआ है उसके लिए भी ऐसे लोगों पे एफआईआर हो। और फिर से दोहरा रहा हूं अपनी मांग कि डबरा के नवग्रह मंदिर में किसी ग्रह की जरूरत नहीं है। सारे ग्रह आपके घर में दिमाग में बैठे हैं। मां बाप की सेवा और अपना कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। मानवता की सोच सबसे महान है, और उसी महानता के को अपनाते हुए और उस बिल्डिंग का सदुपयोग करते हुए, जो बड़ी भव्य बनाई गई है, उस बिल्डिंग का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से उसमें यूनिवर्सिटी खोलने का काम करें। इन्हीं मुद्दों पे आप सभी साथियों से मेरी चर्चा का मेरा मन था, और मैं चाहता हूं, मैं अपेक्षा है मेरी कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार सुनेगी। और एक और बात मैं कहने वाला हूं, जो आगे हमारे आंदोलन तय होंगे यूजीसी पे, तो हम लड़ेंगे, सो लड़ेंगे ही, लड़ रहे हैं, हर हाल में उसको लागू कराएंगे। बाबा साहब की स्टेच्यू हर हाल में लगवाएंगे, हर हाल में लगवाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू कराएंगे। ईडब्ल्यूएस जो गैर संवैधानिक तरीके से लागू हुआ है उसको समाप्त कराएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि मेरे पिछड़े वर्ग के भाई, 13% बच्चे तो होल्ड के इंतजार कर ही रहे हैं, वो डंका बजा नहीं सीएम का, लेकिन जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम मान्यवर कांसीराम साहब के फॉलोवर हैं और इस नारे में पूरा विश्वास रखते हुए ये भी संकल्प लेते हैं कि इस मध्य प्रदेश में 52% पिछड़ों, इस तरह का लाड़ प्यार विश्वास बना के रखिए, ऐसा ही सहयोग देने का काम करते रहिए। यकीन मानिए, इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है तो वो है भारत का संविधान, और इस देश के अंदर सबसे महान शख्सियत कोई है तो वो है संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। और यकीन मानो, मेरे पिछले वर्ग के यादव, गुर्जर, दांगी, रावत, पाल, कुर्मी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को जय भीम, जय संविधान।